अगर आप थोड़ा-सा ये गुनगुना सकें हमारे दर्शकों के लिए? अरे बाबई रे के धार। ये गीत गाने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं इस गीत को, हमारी छत्तीसगढ़ की महतारी है, उसकी वंदना के रूप में मैं देखती हूँ इस गीत को। और कभी-कभी आँसू भी आते हैं इस गीत को गाते-गाते। जी, जी, जी। लोग फ़ोन से संगीत सीखना चाहते हैं, बिल हम लोग गुरु के सामने बैठकर सीखे हैं। जी। क्या यही कारण है कि हमारी जो लोक संस्कृति है, वो धीरे-धीरे ख़त्म होते जा रही है? मुझसे कहते थे कि तू संगीत नहीं करेगी तो तू मेरी औलाद नहीं है। अरे! अपनी बच्चियों को गवा रहे हैं, नचवा रहे हैं। दाऊ जी ने मेरी आवाज़ सुनी वहाँ पर, जी। तो शायद उनको अच्छी नहीं लगी हो या क्या है, मैं नहीं समझ पाई। उन्होंने मेरे फ़ादर से कहा कि देखो, इस बच्ची को मैं समाज की रोटी तो खिला सकता हूँ, संगीत की रोटी नहीं खिलाऊँगा। और वो बात मुझे लग गई थी। हिंदी को त्याग। 1 साल में 100 प्रोग्राम, और 100 प्रोग्राम ऐसे नहीं है हमारे कि जी। 1 घंटे 2 घंटे वाला प्रोग्राम, जी, जी। होल नाइट। सब लोग कहते रहे कि गाँव देहात से निकली हुई है, कहाँ से वहाँ कॉम्पीट कर पाएगी, नहीं जाना चाहिए इसको, डिप्रेशन में आ जाएगी। मैंने जो जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा पाया, क्योंकि 2012 में स्टेट अवार्ड, 2013 में आकाशवाणी का सर्वश्रेष्ठ, मतलब सबसे ऊँचा दर्जा, हुँ। टॉप ग्रेड मैंने हासिल किया वहाँ से जी। 2013 में। 2014 में खैरागढ़ विश्वविद्यालय से ही मुझे डीलिट की मानद जी उपाधि भी मिली, और 2016 में पद्मश्री, पद्मश्री। 2023 में संगीत नाटक अकादमी। आज भी हम मंच पर जाते हैं तो कहते हैं वो व्यवस्था देखकर आप भाग जाएंगे, वैसे वॉशरूम के लिए भी नहीं जगह होती। हम रात रात भर कैसे रहते होंगे वहाँ पर, ये बताइए। बताइए। उन्होंने कहा ये गीत गाना है आपको, और ब्लैंक चेक दे रहा हूँ मैं आपको, अच्छा। आप इस गीत को गा दीजिए। मैंने कहा कि आप ये चेक उठा लीजिए, प्लीज़ चेक उठाइए और चले जाइए यहाँ से। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में एक आवाज़ है जो खेतों से उठती है, मंदिरों में गूंजती है, शादियों में झूमती है और माँ की गोद में बह जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने अपने संस्कृति को, लोकगीत को और हमारी धरोहर को इतनी ऊंचाइयां दी कि आज उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, कला अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया। जी हाँ, जो लोग जानते हैं वो उन्हें बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी लोकगीत को बहुत ऊंचाइयां दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ममता चंद्राकर जी। उनका जीवन, उनकी आवाज़, उनका संघर्ष एक मिसाल है, और उनके पूरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है जो आज हम उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। इसमें सबसे बड़ा योगदान उनके पिता, जिन्होंने लोक संस्कृति को संरक्षण और समृद्धता प्रदान करने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, और ममता जी ने उसको आगे मंच मंजिल तक पहुंचाया। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे लोकगीत की सम्राज्ञी श्रीमती ममता चंद्राकर जी से। मिलते हैं जो लोक संगीत की जीती जाती मिसाल है। नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है HLD लाइव पर, जहाँ और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज आपका पॉडकास्ट कर पा रही हूँ, जिन्हें हम छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। आपका पॉडकास्ट में HLD आने के के लिए तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज मैं इस स्टूडियो में आई हूँ, और मुझे लगता है कि मैं, मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ होगा, शायद मैं आपको दिल खोल कर बता पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इसके लिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम सबका एक बचपन का सपना रहा, और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, गुनगुनाते आ रहे हैं, और अब 2019 में उसे राज्य गीत की मान्यता प्राप्त हुई, अरपा पैरी के धार। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ का राज्य गीत है जिसे ममता चंद्राकर जी ने गाया है, और इसे 2019 में राज्य गीत, माफ़ी चाहती हूँ, राज्य गीत का दर्जा दिया गया है। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब ये
गाना आप गा रही थी, सबसे पहले तो ये बताइएगा ये गाना आपने कब गाया था? 2019 में तो इसे राज्य गीत का दर्जा दिया गया। इस गीत का सफ़र बहुत लंबा है। जी जी जी। 1974 में मेरे फादर दाऊ महासिंह चंद्राकर जी जी एक संस्था की स्थापना की। उसका नाम था सोनहा अभियान। जी सोनहा अभियान के संस्थापक रहे मेरे पिताजी, और डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी, जी जी जो हिंदी के बहुत बड़े ज्ञानी मर्मज्ञ कहूँगी, जी जिनकी बात कहूँ तो साहित्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में बहुत ऊंचा नाम है। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, अच्छा। सुबह की तलाश। सुबह की तलाश। तलाश। जी। ये बीए के कोर्स में यहाँ पढ़ाया भी जाता है रविशंकर अच्छा। विश्वविद्यालय में। जी। उन्होंने वो उपन्यास लिखा था, उसी का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किया गया। अच्छा। उसी कहानी को लेकर मेरे पिताजी सोनहा अभियान संस्था की स्थापना की, जी और ये कहानी पूरी रात चलती थी हमारी। जी रात भर हम ड्रामा के साथ गीत पिरोए जाते थे, और वो गीत होते थे लोकगीत। जी जी पर प्रोग्राम शुरू होने से पहले डॉक्टर साहब की लिखी हुई ये रचना, अच्छा। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, ये गीत से हम छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना करते थे। जी और ये मेरा सौभाग्य रहा कि जब पहला मंचन हुआ जी तब इस गीत को मैंने ही आवाज़ दी अपनी, और वो था 14 मार्च 1974। ओ वाओ। और इसके पीछे भी एक कहानी है। इस गीत के लिए संगीतबद्ध करने के लिए बहुत लोग आए, पर मेरे पिताजी को वो संगीत पसंद ही नहीं आ रहा था। तब उनके मित्र एक हैं गोपाल दास वैष्णव जी, जी जी उस समय, अब तो नहीं रहे वो, जी। उन्होंने इसकी रचना की, और इसकी चश्मदीद गवाह मैं हूँ कि मेरे ओह। सामने इसकी रचना हुई है। अरे वाह। संगीत रचना मेरे सामने ही हुई है। जी। और वो गीत कुछ शास्त्रीय आधारों को भी लेकर किया गया, और कुछ लोकगीतों को भी आधार लेकर किया गया। वो ऐसा लगा पहली बार कि इस गीत के साथ जस्टिस हो गया। जी। और वो गीत लगातार हम गाते रहे। हर मंच में हमारा पहला गीत ये होता था। जी जी जी। और इस लंबे सफ़र में मैंने इस गीत को 1975 में आकाशवाणी रायपुर से जी जी जी। अपनी आवाज़ दी थी इसमें। अच्छा। और वो आवाज़ मेरी आज भी है, 15 वर्ष की थी तब मैं। अरे वाह, वहाँ पर रिकॉर्डेड है आज वहाँ भी? पर आज भी रिकॉर्डेड है वो आवाज़ मेरी। ये एक तरह से सबूत है कि बिल्कुल, इस गीत बिल्कुल। को मैं 1975 में रिकॉर्ड करवाई थी आकाशवाणी से, जबकि जी। गाई वैसे एक साल पहले 74 में मंच जी पर जी गाई जी। थी इसको। जी जी। तो इसको रिकॉग्निशन कब मिला कि 2019 में इसको राज्य गीत का सम्मान मिला। जी जी जी। और उससे पहले तक तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं गाते इसको। मैं ऑडियो कैसेट में भी काफ़ी पहले गा चुकी थी मैं। अच्छा अच्छा, तो प्रचलित ये हमेशा से रहा? प्रचलित तो रहा, लेकिन राज्य गीत बनने के बाद इसका स्थान और अलग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसे सम्मान के साथ गाया बिल्कुल। जाता है। मुझे लगता है कि इस गीत को सम्मान मिलने के बाद कि मुझे गर्व फील होता है कि इस गीत को पहली आवाज़ मैं दी हूँ। बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा ये गुनगुना सकें हमारे दर्शकों के लिए। अरे पापैरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखारे तोरे पैया, महू पावे परौं तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बहुत बढ़िया मैम, एकदम मेस्मराइजिंग। हमने अभी तक इसे ऑडियो में ही सुना था,
और आज साक्षात आपके कंठ से सुन रहे हैं, ये इससे बड़ा प्रिविलेज हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत गाने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं इस गीत को वास्तव में जो माँ होगी, हमारी छत्तीसगढ़ की महतारी है, जी उसकी वंदना के रूप में मैं देखती हूँ इस गीत को, और कभी कभी आंसू भी आते हैं इस गीत को गाते गाते। जी जी जी, ये आपके भाव हैं, ये इमोशन है और उस लगाव है उस मिट्टी का और समर्पण है। आप छत्तीसगढ़ के लोकगीतों के लिए विशेषतः प्रचलित हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में बहुत रिच कल्चर है, तो छत्तीसगढ़ लोकगीत में भी काफ़ी रिच कल्चर है। किस तरीके के लोकगीत गाए जाते हैं और उनका मूल भाव क्या है? छत्तीसगढ़ में कहूँ तो मैं लोकगीतों का प्रकार इतना अधिक है कि मुझे लगता है कि एक व्यक्ति एक जीवन यदि इसमें समर्पित कर दे तो वो कम पड़ेगा। जी प्रकार कितने हैं, ददरिया है, कर्मा है, सुवा है, गौरा है, बिहाव है, बांस गीत है, पंथी गीत है, नाचा गीत है, मतलब वेराइटीज खूब हैं। हर ओकेशन के लिए। हर ओकेजन के लिए है। आप शादी गीत भी गाते हैं यहाँ पर, जी तो शादी के हर रस्मों के लिए गीत है। जी 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 जो नॉर्मली लोकगीतों में हर जगह पाया जाता है, लेकिन जी। यहाँ का जो वेरिएशन है वो मुझे लगता है कि अद्वितीय है। हाँ और जैसे पर्व का है, होली है, होली में फाग गीत गा रहे हैं, दुर्गा पूजन के समय जस गीत गा रहे हैं। जी 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 शादी गीतों में तो खैर हर रस्मों का गीत है ही है। दीपावली का जो यहाँ पर गीत है, विशेष रूप से मैं कहती हूँ कि वो शायद वो भारतवर्ष के और किसी कोने में होता है या नहीं होता, मैं नहीं जान सकती हूँ, मैं नहीं जान पाऊँगी, नहीं जान रही हूँ कहिए। पर छत्तीसगढ़ में जो गीत होता है, जो गौरा गौरी के नाम से जाना जी जाता जी है, जी जी वो गीत तो अद्भुत गीत है। और मुझे याद है, मैं बचपन में जब दीपावली का अवसर आता था तो हम लोग कभी मिस नहीं करते थे। हम शहर में पढ़े बल्ले जी ज़रूर हैं, पर दीपावली के समय हम ज़रूर गांव में रहते थे। जी जी और कम से कम 7 दिन पहले वो शुरू हो जाता था। आजकल तो शॉर्टकट शुरू हो गए हैं, 2 दिन 3 दिन में भी निपटा लेते हैं, मगर पहले के समय में कम से कम 7 दिन। जी जी और वो सातों रात हम जाते थे वो ये देखने सुनने के लिए। मतलब एक तरह से शंकर पार्वती की शादी है वो। जी 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 और उन रस्मों को देखने के बाद वो इतना रचा बसा हुआ था मन में, तो उन गीतों को जब गाते हैं तो वही माहौल, वही चीज़ें नज़रों वही के सामने पुराना आती हैं। समय, वही लगाव, वही बिल्कुल, मिट्टी। इसीलिए ये हमने जो देखा है वो अनुभव किया, और उसी अनुभव को ही हम जी रहे हैं। सामने लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे मैम देखें तो एआई का दौर चल पड़ा है और उस दौर में लोग फ़ोटोज़ जो होते हैं वो बदल के फ़िल्टर लगा करके उसको चीज़ें ठीक कर लेते हैं। अब आवाज़ों का भी यही चलन हो गया है बिल्कुल। कि भाई आवाज़ को वॉइस मॉड्यूलेशन के सहारे और भी टूल्स आ गए हैं जिनके सहारे बदल कर हूबहू जिस आवाज़ में आप गा रही हैं उसी आवाज़ में वो उतार लिया जाता है किसी और के द्वारा। मतलब अगर कोई एक सिंगर नहीं है, नॉन सिंगर है और उसके बावजूद भी वो वॉइस वही तो मॉड्यूलेशन। जी आजकल सिंगर बन कहाँ रहे हैं ये बताइए। जी अब तो आप स्टूडियो में जाते हैं, एक लाइन गाते हैं, आपके सुर बिखर गए हैं तो उसको ट्यून कर दिया जाता है। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। आपको पूरे गीत याद करने हैं, पूरे ट्यून को याद करना है, उसको अपने उसमें समाहित करना है। आज भी मैं कहती हूँ इन चीज़ों को कि मैं जब मंच पर होती हूँ तो मैं डायरी खोलकर कभी नहीं गाती हूँ। अभी बच्चों को देखती हूँ तो मोबाइल पर लिरिक्स लिखे हुए होते हैं, उसको लेकर गाते हैं। इससे क्या होता है कि आप खुद भी नहीं जुड़ पा रही हैं। जी तो आप नहीं जुड़ पा रही हैं तो सामने को कैसे जोड़ पाएंगे। जब आप आत्मसात करेंगे तो उस गीत का असर सामने वाले पर उतना ही जी। होगा जितना आप महसूस कर रहे हैं। जी आजकल के गीतों में क्या रहा है, आप ना गीत याद करते हैं, इसलिए गीत नहीं याद है आपको तो वो भाव भी नहीं है आपके पास। आप केवल ट्यून याद कर लिए हैं, ट्यून पता है, आत्मा से नहीं गा रहे हैं, आप दिल से नहीं गा रहे हैं उस चीज़ को। इसी कारण है कि ये जो चीज़ें आज प्रभावहीन होते जा रहे हैं।
मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ ये चीज़ें, माफ़ करिए, जो लोग करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। संगीत आज बहुत सरल सहज हो गया है, कहिए। लोग फ़ोन से संगीत सीखना चाहते हैं, हम बिल्कुल। लोग गुरु के सामने बैठकर सीखे हैं जी। और घंटों घंटों सीखते थे। हमें याद है, मैं बचपन में संगीत से बहुत जुड़ी नहीं थी, बहुत भागती थी संगीत से। जी। जब गुरु को देख लेती थी तो मैं बाहर छुप जाती थी कि अच्छा। गुरु आ गए हैं, फिर मुझे बैठा लेंगे, क्योंकि पता था कि जैसे ही गुरु को देखेंगे पिताजी बिठा लेंगे। जी 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 जी। भाग जाती थी, लेकिन मेरे पिताजी को ऐसा लगा मुझे देख कर के मेरी आवाज़ को सुनते रहे होंगे, और वो कहे कि पढ़ाई एक बार कमज़ोर कर लेगी बेटा, चलेगा, लेकिन संगीत कमज़ोर करने से नहीं चलेगा। और कभी कभी तो मुझे हंसी भी आती है और उनकी सोच पर मतलब गंभीरता भी आती है कि मुझसे कहते थे कि तू संगीत नहीं करेगी तो तू मेरी औलाद नहीं है। तो ये सब तमाम चीज़ें जब सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि कितने पारखी रहे हैं, कितने पारखी रहे होंगे कि मुझे इस मुकाम तक लाने के लिए। बिल्कुल। और जब हम स्कूल से आते थे तो हमें मतलब दरवाजे पर खड़े रहते थे कि ये भाग ना जाए, और बस्ता रखते ही हमको ड्रेस भी नहीं चेंज करने देते थे वो। अच्छा। चलो संगीत कक्ष में। आपके पिताजी का बहुत बड़ा सपोर्ट और प्रभाव भी वो ज़माना था कि जब ख़ास तौर पे लड़कियों को इतना संगीत के लिए सोचना और उस पे इस फील्ड पे लाना जी जी बहुत जी। कठिन था। पर ये आप किस समय की बात कर रहे होंगे? मैं बात कर रही हूँ, मैं 9 वर्ष की थी तब तो मैं मंच पर आ गई थी। सोचिए अब जी जी आप, जी। 1958 का मेरा बर्थ है और मैं अच्छा। 9 वर्ष की उम्र में मैं मंच पकड़ ली थी। तो सोचिए आप, क्या बात है। उस ज़माने में आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी भी संभ्रांत घर की बच्ची, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। महिला हो, वो मंच पर आए, यह कल्पनीय बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। और उस दौर पर तो मुझे लगता है कि संगीत, वैसे भी हम लोगों को फिल्में भी नहीं जाने देते थे लोग। जी जी। बहुत मुश्किल से बड़ी अच्छी फिल्म आ गई, बहुत घरेलू फिल्म है, तब तो कहीं अलाउ करते थे। वो भी पूरी फैमिली पूरी जब फैमिली जाए तो, जी अकेले तो कल्पना ही नहीं नहीं है। कर सकते। और उस ज़माने पे संगीत सिखाना उनके लिए कैसा कठिन रहा होगा, किन परिस्थितियों को वो झेलते रहे होंगे समाज का, वो फादर भी जान सकते हैं, और कुछ हद तक मैं भी समझ सकती हूँ इस चीज़ को। भले बच्ची थी लेकिन मुझे महसूस तो होता था कि जब समाज में जाते थे तो लोग कहते थे, अरे अपनी बच्चियों को गवा रहे हैं, नचवा रहे हैं। तो ये दौर भी था। आज के समय में तो बहुत लोग मतलब इस पर इन्वॉल्व हो गए, बच्चों का एक पार्ट टाइम ये भी होना जी चाहिए कहते जी हैं। जी। उस ज़माने में उस ऐसा नहीं जमाने था। में तो म्यूजिक डांस इन विधाओं को तो अच्छा ट्रीटमेंट वैसे भी नहीं मिलता नहीं था। मिलता था। ये बोलते थे हाँ ठीक है आता है अच्छी बात है बस। और कल्चरल टीम के रूप में मुझे लगता है कि नाचा के अलावा ऐसा कोई वो विधा नहीं दिख रहा था मुझे कि जो मंचों पर इस तरह से लोकगीतों का संग्रहण संरक्षण की दृष्टि से या मनोरंजन की दृष्टि से इस तरह से मंच आए। जी तो जी। उस समय एक टीम आई थी 1970 में, चंदैनी गोंदा, अच्छा। जिसके संरक्षक थे दाऊ रामचंद्र देशमुख जी। जी 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 जी। उसके बाद उसके पीछे भी एक कहानी थी, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल हम बताना चाहूँगी। चाहेंगे। मैं एक तरह से कहिए वो ऑडिशन ही था मेरा। अच्छा। मैं चंदेनी गोंदा की टीम में शामिल होने के लिए नहीं गई थी, हालांकि मेरे साथ एक मेरे गुरु भाई की तरह हैं, गुरु हैं मिस्टर केदार यादव। जी। वो मुझे, जब मैं ऑर्केस्ट्रा पार्टी में जाया करती थी जी तब जी। हिंदी गीत ही गाया करती थी। जी जी। तब छत्तीसगढ़ी नहीं गाती थी मैं। अच्छा तो आपकी रुचि क्या हिंदी गीतों में ज़्यादा थी? बचपन में मैं हिंदी गीत ही गाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब वो मुझे बघेरा लेकर गए तो दाऊ जी ने मेरी आवाज़ सुनी वहाँ जी। पर, रामचंद्र देशमुख जी ने। तो शायद उनको अच्छी नहीं लगी हो या क्या है, मैं नहीं समझ पाई। उन्होंने मेरे फादर से कहा कि देखो इस बच्ची को मैं समाज की रोटी तो खिला सकता हूँ, संगीत की रोटी नहीं खिलाऊंगा। अच्छा। तो ये बात मेरे पिताजी को बहुत चुभ गई। उन्होंने कहा
मैं अपनी बेटी को संगीत सिखा रहा हूँ और इन्होंने इस तरह से ये बात कही तो जी। उन्होंने मुझसे ये की कहा कि बेटा, एक साधे सब सध जाए, सब साधे सब जाए। एक वर्ड उन्होंने ये कहा मुझसे जी। और वो बात मुझे लग गई थी। हम्म। और मैंने कहा कि अब हिंदी को त्याग, अच्छा। हिंदी को त्याग कर। मैं हालांकि क्लासिकल म्यूज़िक सीखते रही जी हूँ। जी। मैं एमए की हूँ खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय जी से। 1981 में मैं पास आउट हूँ। जी जी। पर मेरा एम लोकगीत ही रहा, हम्म क्योंकि मेरे फादर को जो चुभन हुई थी और मुझे भी कहीं ना कहीं संगीत सीख रही थी और मैं इस लायक नहीं हूँ, तो मैंने हिंदी गीत छोड़ दिया। हिंदी गीत नहीं गाती थी मैं, क्योंकि जब हिंदी गीत गाती थी तो कहते थे लोग कि छत्तीसगढ़ी पुट आ रहा है इसमें, और जब छत्तीसगढ़ी गाती थी तो कहते थे कि हिंदी पुट आ रहा है। अच्छा। लोकगीत का इसमें वो संपूर्ण वो कल्चर नहीं दिखता है। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा कि फादर की बात बिल्कुल। मुझे लगी कि एक साधे सब साधे सब सद जाए, सब साधे सब जाए। सब जाए। तो मैंने कहा कि एक ही चीज़ है, अब मुझे एक चीज़ को दो फोकस नावों से करनी है, हटके एक में जाना एक है। ही में जाना है। मैंने प्रण कर लिया था कि इस चीज़ को मुझे आगे तक ले जाने का है। और फिर वो लाइन में फिर वहाँ से आपकी वहाँ से साधना मेरी इस पे शुरू हुई। एकाग्रता उस पर आ गई कि जी। मैं क्लासिकल सीखते रही, क्योंकि गले को भी साधना था और मुझे डिग्री भी लेनी थी। जी 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 तो जी। वो दोनों चीज़ें चलती रहीं। और पर मेरा फोकस, मैं अपना मंचन अभी 2 साल से ब्रेक की हूँ। अच्छा। अदरवाइज़ मुझे याद है अभी तक के 2023 तक मैं साल में 100 प्रोग्राम की हूँ। क्या एक साल बात में है। 100 प्रोग्राम, और 100 प्रोग्राम ऐसे नहीं है हमारे कि जी। 1 घंटे 2 घंटे वाला प्रोग्राम, जी जी। होल नाइट। जी। हम रात जो शुरू करते हैं वो सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे तक। और उसमें भी आप लगातार मैं जॉब गाती की है। हूँ, और वाह, मतलब दिन में जॉब करते दिन में थे। जॉब की, और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि लगातार 25-25 रात, 26-26 रात, मतलब लगातार मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। मतलब महीने के 25-26। 25-26 दिन। तो ये कहूँगी कि संगीत आसान नहीं है, बिल्कुल इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके मुकाम पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी कला की वजह से, इतने आपके संघर्ष की वजह से आज आप पद्मश्री से सम्मानित हैं। आपके संघर्षों की वजह से आप जो संगीत का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, उससे सम्मानित हैं हम। क्योंकि ये बहुत बड़ा है, राष्ट्रीय कह सकते हैं हम इसको, राष्ट्रीय सम्मान राष्ट्रीय है। सम्मान ही है। और संगीत के क्षेत्र में यदि कहूँगी कि कोई सम्मान सबसे बड़ा है तो वो संगीत नाटक अकादमी ही है। जी। और इसके पीछे भी मैं एक कहानी बता देती बिल्कुल हूँ बिल्कुल। कि जब किसी को अवार्ड लेते मेरी माँ देखती थी तो हमेशा कहती थी कि बेटा तुमको ये अवार्ड कब मिलेगा। मैंने कहा माँ, जब समय आएगा तब ज़रूर मिलेगा। पर मेरा दुर्भाग्य रहा कि हालांकि स्टेट अवार्ड के समय मेरी माँ जीवित थी, पर वो जानने सुनने लायक नहीं रह गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। 2012 में मुझे दाऊ मंदरा जी सम्मान जब मिला, जी। तब मैं अवार्ड लेकर माँ के पास पहुँची थी अच्छा अच्छा कि माँ आपका सपना पूरा हुआ। पूरा हुआ। पर वो सपना वो समझ नहीं पाई, पर उनके हाथों ज़रूर थमाई उस चीज़ को। हाँ पर हाँ। उनका सपना और भी बड़ा था। जी जी जी। उस सपने को मुझे पूरा करने का था और मैं लगातार प्रयास करते रही। और मेरा एम था कि एटलीस्ट मैं तब तक साधना बंद नहीं करूँगी जब तक मुझे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ना मिल ना जाए। मिल जाए। तो वो मेरा लक्ष्य था और वो लक्ष्य को मैंने अपने माता पिता के लिए हासिल किया। बहुत अच्छी बात। आपके पिताजी ने कभी जिक्र किया, उन्होंने अपने सपनों का जिक्र किया आपको लेकर पिताजी के? कभी सपनों का जिक्र कभी नहीं किए। जी जी। हम जब बचपन में थे तब हमारी जब टीम थी, हमारी टीम में बहुत से ऐसे लोकगीत थे। उन गीतों को लोग जब रिकॉर्ड करवाते थे, कैसेट्स बनवाते थे, तब मैं पिताजी से कहती थी कि हमारे गीतों को लेकर लोग रिकॉर्ड करवा रहे हैं, आप क्यों नहीं मेरी आवाज़ में ये गीत रिकॉर्ड करवा देते हैं। तो
उनका कहना था कि बेटा अभी समय नहीं आया। मैं बोली समय कब आएगा पिताजी? तो बोलते थे कि देखो तुम एक चीज़ समझ लो मेरी बात। मैंने कहा कौन सी चीज़ समझें आपकी? तो कहते थे कि डालडा घी का एडवर्टाइजमेंट बहुत आता है, जी। शुद्ध घी का कहीं तुमने सुना है कि ये एडवर्टाइज यहाँ पर मिलता है करके? जी। आपको खुद पता करते हुए जाना पड़ता है वहाँ पर कि यहाँ शुद्ध घी मिलता है। बिल्कुल। तो वो दिन आएगा जी बेटा, जब जिस दिन शुद्ध घी की पहचान तुम्हारी होगी। पहचान होगी, तुमको भागने की ज़रूरत नहीं है। तुम मत भागो इनके पीछे, बाजार के पीछे मत भागो। जिस दिन तुम में काबिलियत आ जाएगी, लोग तुमको पूछते आएंगे। तो वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिताजी की आज भी जहन में हैं, और उन चीज़ों को जब मैं मनन करती हूँ तो शांत हो जाती हूँ कि समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। जी। अपने प्रयास को कम नहीं करने का नहीं है। करना है। आपके पिताजी ने जो ये सोना बिहान जो संस्था स्थापित की थी, उसका मेन उद्देश्य क्या था? उनका मेन उद्देश्य यही था कि छत्तीसगढ़ के जो लोकगीत हैं, जी, जी। लोक परंपरा है, जी, जी। उसको जन जन तक लाने का। क्योंकि लोकगीत उस समय गाने में लोग हिचकते थे बहुत, और इसीलिए वो विलुप्त की तरफ चले जा रहा था, जी, 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 जी। चला जा रहा था। और उन लोकगीतों को जन जन तक लाने के लिए जी, जी, जी। बहुत कठिन था। मेरे पिताजी खुद एक नाचा के कलाकार थे। अच्छा। वो नाचा में तब किया करते थे जब वो एक दाऊ फैमिली के बच्चे थे, और उनका भी एक किस्सा मैं लगे हाथ सुना देती हूँ। बिल्कुल। मेरे फादर जब संगीत करने लगते थे, नाचा में जाते थे, तो मेरे दादाजी बहुत नाराज़ होते थे क्योंकि वो जमींदार थे। जी, जी, जी। और जमींदार के बच्चे यदि नाच गाना नाचा करें तो करें। वो तो संभव नहीं था। फिर भी मेरे पिताजी बताते हैं कि एक बार वो नाचा देखने चले गए, तो नौकरों को भेजे दादाजी हमारे कि जाओ उनको ढूंढ कर लाओ। जी। तो मेरे पिताजी पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे अच्छा। नाचा देखने, ताकि मुझे ढूंढ ना ढूँढ ना पाए। पाएँ। और वो रात भर नाचा देख कर आए, और उसके बाद दूसरे दिन सुबह मेरे दादाजी गुस्से में उनका तबला जो था उसको फोड़ दिए, अच्छा। और उसमें पानी भर दिए। ओह! ये देखकर मेरे पिताजी बहुत नाराज़ हुए, बहुत नाराज़ हुए। पर फादर है, कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उनका गुस्सा देखिए ज़रा, वो उनके भगवान ठाकुर जी को उठा लिए अच्छा। और बोले आपने मेरे देवता को तोड़ फोड़ दिया है, तो मैं आपके देवता को विसर्जित करने जा रहा विसर्जित हूँ। करने जा रहा हूँ। ये देखकर मेरे दादाजी बहुत शॉक्ड हो गए कहीं। बोले इनको इतना जुनून है। तो बोले तुम मेरे ठाकुर जी को वापस ले आओ, आज के बाद मैं तुम्हें संगीत के लिए कभी नहीं रोकूंगा। ये उनके किस्से हैं। उनके ऊपर भी कुछ ईश्वरी कृपा ही रही। ज़रूर। अच्छा, वो संगीत के तीनों विधाओं पर पारंगत थे। वो बजाते भी थे, अच्छा। तबला भी बजाते थे, हारमोनियम भी बजाते थे, थोड़े थोड़े इंस्ट्रूमेंट और भी बजा लेते थे। जी, गाते जी। तो थे ही, नाचते भी थे वो। जी, जी, जी। उनका ये है कि वो, मैं अपनी बातें तो आपको बताऊंगी बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। फादर के बारे में भी बिल्कुल, बताना ज़रूरी बिल्कुल। है। जिस रात वो ख़त्म हुए, जी। उस रात वो 12 बजे रात तक बच्चों को रिहर्सल करवाए थे। अरे वाह! 12 बजे रात को वो सोए हैं रिहर्सल करवा के, और सुबह 4 बजे उनकी मौत हुई। मतलब उनका पूरा जीवन जो जीवन था इसमें अर्पित हो गया समर्पित था। है। जी, जी, जी। सौभाग्य मेरा ये रहा कि पिताजी तो साथ रहे संगीत के लिए। मेरे हस्बैंड, जी। वो भी मुझे इतना सपोर्ट किए कि मुझे शादी के बाद ऐसा नहीं लगा कि मेरा संगीत छूट जाएगा। बिल्कुल। ऐसा कहीं से भी नहीं। मेरे हस्बैंड मिस्टर प्रेम चंद्राकर जो जी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, जी, जी। और ख़ुद संगीत के भी अच्छे जानकार हैं, क्योंकि वो गांव से रचे बसे रहे, तो उनके मार्फत से भी मुझे बहुत से लोकगीतों का संग्रहण मिला। बहुत ज़्यादा। तो आज तक ये जो सफ़र मेरा चलता रहा, वो उसके पीछे भी, हालांकि मतलब ये दोनों आपके एकदम स्तंभ रहे हैं। स्तंभ रहे हैं। और ये कहूँगी कि स्तंभ होकर भी बहुत बार ऐसा होता है कि लोग नहीं चाहते हैं
ये मिल गया आप ख़त्म कर दें, ये बिल्कुल, मिल गया आप बिल्कुल। ख़त्म कर दें। तो नहीं, लक्ष्य तो रखना ही होता है। लक्ष्य बिल्कुल। जब तक दूर तक आप नहीं सोच कर चलेंगे तब तक ये आपको कामयाबी मिलनी नहीं है। और शॉर्टकट तो ये है ही नहीं है ही कहीं। नहीं। जी, जी, जी। सुधा मूर्ति जी, नारायण मूर्ति जी की जो वाइफ हैं, वो हमेशा कहती हैं एक सफल औरत के पीछे एक अंडरस्टैंडिंग मैन का मैन हाथ का होता हाथ। है। और मैं अपने उसमें सोचती हूँ कि परिवार, पूरे परिवार का हाथ होता बराबर, है। बराबर। यदि परिवार, मान लो मैं कहती हूँ कि मेरे पिताजी तो खैर जीवन अर्पण कर दिए, ससुराल ऐसा ना मिलता तो मैं क्या करती। जी, तो ज़रूरी है कि उस तरह की चीज़ों को उठाने के लिए सारे सपोर्ट्स की आवश्यकता होती है, प्लस अपना खुद कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसा नहीं बिल्कुल। कि केवल सपोर्ट से हो जाता है, अपना भी उसमें पूरा लगाना पड़ता है, एफर्ट बिल्कुल। करना पड़ता है। जी। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ सहजता से सरलता से मिल जाए, ऐसा नहीं। कोई शॉर्टकट वाले तो आज आप देख रहे हैं ना कि 4 दिन हाँ, चलते हैं, उसके बाद फिर बुझ बिल्कुल। जाते हैं। अब हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। हम बातें करते करते काफ़ी आगे आ गए थे। मुझे कुछ प्रश्न आपसे पूछने हैं। ज़रूर। आपके पिताजी जो आपके सबसे पहले गुरु रहे, शिक्षा दीक्षा उन्होंने ही दी आपको, प्रारंभिक जितनी भी है। उसके बाद आपने इंद्रकला विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री हासिल की, और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद आप फिर वहाँ की कुलपति भी बनी। ये पूरी जर्नी हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा एक प्रश्न और इसमें जुड़ता है, ये सारे आंसर आप एक साथ दीजिएगा। इसमें एक प्रश्न ये जुड़ता है, जब आप वहाँ शिक्षा ले रही थी तो कभी आपने सोचा था कि वहाँ की आप कुलपति भी बनेंगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं 1977 में खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ गई। जी, वहाँ मेरे गुरु रहे डॉक्टर अमरेशन चौबे जी। जी, मैंने उनसे एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। जी। उसके पीछे भी मैं एक और कहानी आपको सुना देती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, हम तो जब मैं आपकी खैरागढ़ कहानी गई सुनना तब चाहते हैं। मेरा इंटरव्यू लिया गया, डॉक्टर चौबे ने ही लिया था अच्छा, इंटरव्यू। तो उन्होंने मुझसे, वहाँ भी मैं रिजेक्ट हो गई थी, देखिए आप। अच्छा। क्योंकि हुआ क्या था कि अचानक से मुझे पता नहीं था कि वहाँ इंटरव्यू होता है। जी, तो और उस ज़माने में इंटरव्यू होते थे? मैं फर्स्ट ईयर दुर्ग रतनचंद सुराना कॉलेज से की थी, अच्छा, रविशंकर विश्वविद्यालय के मार्फत से, वहाँ से दुर्ग से की थी मैं। जी। तो सेकेंड ईयर में ऐसे अचानक तो एडमिशन देंगे नहीं, तो मेरा इंटरव्यू लिए वहाँ। अच्छा, शायद मैं बहुत अच्छा नहीं गा पाई होंगी उस समय, क्योंकि एग्ज़ाम दिला के गई थी यहाँ से। जी। तो बहुत तैयारी कुछ थी नहीं, और मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे वहाँ इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो मैं रिजेक्ट हो गई थी वहाँ भी। ओह! उन्होंने कहा म्यूज़िकल आजी ले लो। तो मेरे फादर बोले नहीं, म्यूज़िकल आजी थ्योरी पढ़ाने के लिए मैं बिटिया को नहीं भेजूँगा इतनी दूर। लेगी तो प्रैक्टिकल वाला ही लेगी। तो जैसे तैसे मान गए थे चौबे जी अच्छा, कि चलिए ठीक है करके। पर मेरा सौभाग्य रहा कि जब बाद में वो मेरे गायन को सुनते रहे तो मैं उनकी प्रिय शिष्या में से एक रही हूँ। क्या बात है! उन्होंने आपको तराशा। उन्होंने मुझे तराशा, और मैं जब प्रोग्राम करके जाती थी यहाँ से, छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम करके, क्योंकि रात भर हम गाते रहते हैं, तब सुर बिखर भी जाते हैं। तो जब मैं वापस जाती थी तो उनका वो लखनवी थे। जी, अम्मा ये क्या करके आई आप अपनी आवाज़ को, ये ऐसा बोलते थे। अम्मा आप ये अपनी आवाज़ को क्या करके आ गई हैं। फिर वो तराशते थे मुझे। तो ऐसे गुरुओं का मैं कहूँगी कि जो सुर साधने की जो तालीम जो दी है उन्होंने, जी, जी। सुर लगाने की, तो मुझे लगता है कि अब आवाज़ एज वाइज वैसे नहीं रह गई, लेकिन जो भी मैं कहती हूँ कि जो सुरों का जो ठहराव आया वो जी। मुझे डॉक्टर चौबे जी ने दिलाई है। जी, मैं जब वहाँ से पढ़ कर निकली, तो मैं जब यूपीएससी दिल्ली के लिए गई इंटरव्यू दिलाने, तो सब लोग कहते रहे कि गांव देहात से निकली हुई है, कहाँ से वहाँ कॉम्पीट कर पाएगी, नहीं जाना चाहिए इसको, डिप्रेशन में आ जाएगी, नहीं होगा कुछ तुम्हारा। तो मेरे ब्रदर जो हैं डॉक्टर हैं, डॉक्टर बीएल चंद्राकर, जी। ऑर्थोपेडिशियन हैं वो। अच्छा, उन्होंने कहा कि नहीं, एक मौका इनको देना चाहिए, इनको जाने दीजिए आप। और मेरी किस्मत कहिए या क्या कहूँ, मैं नहीं कह सकती हूँ इसको।
मैं पहले राउंड में मतलब सेलेक्ट हो गई वहाँ पर। क्या बात है, मतलब प्रकृति आपको धीरे धीरे प्लेस करते गई। और मैं ऑल इंडिया रेडियो रायपुर ज्वाइन की जी। एज ए प्रोग्राम ऑफिसर, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। मैं वहाँ 1983 में ज्वाइन की अच्छा। और 2018 तक मैं कार्य की वहाँ। असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के रूप में मैं रिटायर की जी जी जी। 2018 में। अच्छा। और उसके बाद 2 साल में लगातार प्रोग्राम्स करते रही, लगातार प्रोग्राम्स अच्छा। करते रही। और फिर एक सौभाग्य आया कि खैरागढ़ में वाइस चांसलर का पोस्ट निकला। जी। उसमें भी मेरी एक चीज़ है कि मैं जाना नहीं चाह रही थी। अच्छा। कभी सोचा नहीं था कि वहाँ मैं कुलपति के रूप में भी जाऊँगी। पर मेरे ब्रदर, मेरे बच्चे, मेरे दामाद, मेरे ब्रदर लाल राम कुमार सिंह जी जो मेरे राखी भाई थे, आज नहीं रहे, और मेरे दामाद, मेरी बिटिया पूर्वी चंद्राकर, जी। इन लोगों ने मुझे फोर्स किया कि आप एक बार जाकर तो देखिए। भैया ने एप्लीकेशन डाला। अच्छा। मैं एप्लीकेशन भी नहीं डाली एप्लीकेशन भी आपने। नहीं डाले। तो केवल सिग्नेचर मुझसे लिए। अच्छा। और किस्मत कहिए कि मुझे वहाँ का भी एक सौभाग्य मिला और मैं वहाँ कुलपति के रूप में काम की। एक समय था कि हम कुलपति के कक्ष में जाने के लिए डरते थे। जी। और वहाँ मैं ऐसा कार्य की तो मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा, मेरे माता पिता की कृपा, मेरे गुरुओं की कृपा मुझ पर रही। और मुझे लगता है कि मैंने जो जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा पाया। क्योंकि 2012 में स्टेट अवार्ड, 2013 में आकाशवाणी का सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे ऊंचा वो जी, जी। दर्जा, टॉप ग्रेड मैंने हासिल किया वहाँ से जी, 2013 में। 2014 में खैरागढ़ विश्वविद्यालय से ही मुझे डीलिट की मानद जी। उपाधि भी मिली। और 2016 में पद्मश्री, पद्मश्री। 2023 में संगीत नाटक अकादमी। वाह, इतना संघर्ष और इतना लंबा यात्रा इसमें आपने की है। सक्सेस भी आपने बहुत देखी है। और आज तो ऐसा होता है कि सक्सेस अगर आ जाए तो लोग उसका उतना वैल्यू नहीं कर पाते या उसको उतना संभाल नहीं पाते। इतनी बड़ी शख्सियत आप हैं और आप इतने ग्राउंडेड कैसे हैं? आपने अपने सक्सेस को कैसे मैनेज किया? हूँ तो गांव की ही कहिए, शहर में ज़रूर पली बड़ी हूँ, लेकिन गांव का परिवेश मैंने बहुत देखा हुआ है। और जब तक मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें मेरे साथ हैं तब तक मैं वही हूँ। आज भी मुझे पता है कि हम प्रोग्राम्स करने जाते हैं तो जैसे बाहरी कलाकार आते हैं, उन कलाकारों को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है वैसा ट्रीट आज भी हमारे पास नहीं है। जी, ये आज मेरा भी एक नहीं सवाल है इस चर्चा पे हम करना चाहेंगे इस पर कि हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत समृद्ध है, लेकिन यहाँ पर उन कलाकारों को ऐसा कोई मंच अब उतना खास दिया नहीं जाता। और जो हमारे एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूँ तो जितनी इलाइट क्लास फैमिलीज़ हैं वो बाहर से अपने घरों में कलाकार बुला रहे हैं, अपने इवेंट्स में और कार्यक्रमों में बुलाया जा रहा है उनको, और उतनी अच्छी पे स्केल भी दी जा रही है उनको। लेकिन यहाँ के अपने जो कलाकार हैं, अपनी जो संस्कृति है, उनको वो बढ़ाना ही नहीं चाह रहे हैं। ये तो मैं भी महसूस करती हूँ कि जो जितना मान सम्मान मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है यहाँ पर। ये बुराई करने वाली बात नहीं है, पर कभी कभी दुख होता है इन चीज़ों को लेकर। आज भी हम मंच पर जाते हैं तो कहते हैं वो व्यवस्था देखकर आप भाग जाएंगे, वैसे जैसी व्यवस्था में हम प्रोग्राम्स करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कीचड़ पर दरिया डाल दी जाती है, गीले होते हैं, उसमें भी बैठकर हम मेकअप करते हैं। आज भी वही स्थितियां हैं गाँव में। बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। हम तो महिला कलाकारों को भी लेकर चलते हैं। मतलब गांव में ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि ऑलमोस्ट बहुत रेयर जगह होगी जहां ये सुविधाएं हमको मिल जाती होंगी।
वॉशरूम के लिए भी नहीं जगह होती। हम रात रात भर कैसे रहते होंगे वहाँ पर, ये बताइए। बताइए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि इतनी अच्छी समृद्ध कला हमारे पास में है, लेकिन पर उसका वैसी सम्मान। कद्र नहीं है। ये ज़रूर है कि उनके कदरों की वजह से या सारी प्रेरणाओं की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा लचर है, कहिए, जो लगता है कि कुछ अच्छा होना चाहिए। कलाकार कितने स्ट्रगल के बाद वहाँ पहुँचते हैं, कहाँ कैसी स्थितियों परिस्थितियों की वजह से गुजर कर वो जाते हैं वहाँ पर, और उनकी कदर ना हो तो पीड़ा तो होती है। बिल्कुल। और उनको उनका जो सम्मान है, अगर हम पैसों के उसमें भी देखें तो उतना अच्छा नहीं 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 है। नहीं, जो जितना हासिल कर लिए हैं उस मान से पैसों की दृष्टि से भी वो मान नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है। ये तो दुख है, लेकिन हाँ ये है कि चलिए हमने अपनी संतुष्टि के लिए किया है, जी और हमारे भगवान तो पब्लिक हैं, जी जी वो हमें संतुष्ट कर जाते हैं, तो ये सब चीज़ें सब किनारे रह जाती हैं। जी। वो सब फिर आड़े नहीं आती हैं। नहीं हर आती है। जिनको दिल से करने का है उसके लिए कोई चीज़ बाधा नहीं है। कहीं कहा ना हमने कि आपने सोच लिया तो सब कुछ अच्छा है, और ना सोचा तो फिर तकलीफ ही है। सच बात है। ऐसा समर्पण जैसे पहले आप लोगों का रहा है संगीत के प्रति, आज वैसा समर्पण भी देखने नहीं मिलता है। समर्पण का अभाव, वही ने हमने कहा ना कि सहजता से पॉपुलैरिटी मिल जा रही है आजकल। जी आप देखिए, हम बरसों बरसों से जो गीत गाए हैं, आज हम किसी उसमें डालते हैं तो वो इतनी जल्दी वायरल नहीं हो पाता है। वजह आप समझ सकती हैं कि आज इतनी फुहड़ता आ चुकी है कि लोग उसको देखना सुनना चाहते हैं, मिलियंस पे चले जाते हैं, एक दिन में मिलियंस पकड़ लेते हैं, और हमको तो बरसों लग जाते हैं मिलियंस पकड़ने के लिए। में। जी तो लोगों का टेस्ट बदलते जा रहा है। इस टेस्ट का अंत मुझे लगता है होगा, पर एक स्ट्रीम तक जाता है आदमी, कहाँ तक दौड़ेगा, आएगा मूल में ही। बिल्कुल। वो सब्र हम कर रहे हैं, कहीं है। जी जी। और पर हम एक चीज़ जानते हैं कि हम इस दौड़ से बहुत दूर रहे हैं, दूर रहेंगे, और जब तक हमारी सांस है तब तक हम इस चीज़ को पकड़ कर ही रखेंगे। चाहे मुझे 2 लोग देखने वाले सुनने में वाले मिलें, पर मैं उन लाखों को खुश करने के लिए नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मेरी मूल चीज़ें मूल रूप में रहें, और चाहे 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, ये मैं धीरे धीरे चलूँगी, लेकिन मुझे मालूम है एक दिन वो 100 होगा ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे अभी बता रहे थे कि आप महिलाओं के साथ, आप खुद एक महिला हैं और आप महिलाओं के साथ कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो उस ज़माने में तो काफ़ी संघर्ष रहा, अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं? अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। बहुत गाँव में ख़ास तौर पे स्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं, तो कला को पनपने के लिए भी तो जी। वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या यही कारण है कि हमारी जो लोक संस्कृति है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है? मैं ख़त्म तो नहीं कहूँगी, क्योंकि जड़ तो जड़ ही होती है, जी कहीं ना कहीं से अंकुरित होकर आएगी बाहर वो फिर जी। से। तो ये ख़त्म नहीं कहूँगी, लेकिन ये है संघर्ष बहुत है, बहुत संघर्ष है। जो संघर्ष कर लिया वो जीवन जी लिया, और बाकी तो दौड़ में तो लोग बहुत दौड़ रहे हैं। अच्छा, इसी उसमें विलुप्त होने की बात से मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि हमारे बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जो हम लोक संगीत में यूज़ करते थे, उनके बारे में आप थोड़ा बताएं, क्योंकि अब वो भी कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। हाँ, जैसे अपने यहाँ मोहरी बजाने वाले कितने कम हो गए हैं, गिनती जी। के मोहरी बजाने वाले हैं। आप सोचिए ज़रा, एक समय था कि हर रस्मों में मतलब शादी मतलब मोहरी तो बजना ही बजना है। आजकल आर्गन लेके बैठ जाते हैं लोग, जाते हैं। आर्गन से ही सारी चीज़ें निकाल ले रहे हैं, और सुविधाजनक है। मोहरी बजाना कितना कठिन काम है, उसको कौन सीखेगा? उससे अच्छा तो एक हारमोनियम बजाना सीख लो आप, आर्गन से वो ट्यून कर लो, मोहरी की आवाज़ निकल जाती है, सहज हो गया। तो ये तमाम चीज़ें, जैसे अपना मोहरी हो गया, सारंगी हो गया,
चिकारा चिकारा। चिकारा जो वाद्य यंत्र है, अब कोई यूज़ नहीं करता उसको। सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स वाद्य से निकल जा रही हैं, सारी आवाज़ें आ रही हैं उसमें, तो लोग इन वाद्यों से दूर होते जा रहे हैं। ये जैसे ऑक्टोपेड ने ले लिया है, जी, जी। अब मांदर कौन बजाता है? कहिए, मांदर बजाने वाले नहीं मिल रहे हैं आपको। सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक ही है। वो जो चीज़ें मांदर से feel निकलेंगी नहीं दे पाते। वो फील भी नहीं है, वो बातें भी नहीं है जो चीज़ें ओरिजिनल चीज़ों पे है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए हम जब शादी गीत गाते हैं तो मैं इस बात को दावे से कह सकती हूँ, जब मैं ओरिजिनल वाद्य के साथ जैसे बिहाव गीत गाई हूँ, उन गीतों का प्रभाव और आप आर्गन से जो निकाला हुआ मोहरी का जो ट्यून, तो वही गा रहे हैं, वो भी गा रहे हैं, वही गा रहे हैं, लेकिन आप उसको आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। मैं दावे से कह सकती हूँ, ये दावे से कह रही हूँ कि वो आत्मसात नहीं कर पाते। इसलिए एक तो गाने वाले ने आत्मसात नहीं किया, दूसरा आपका वाद्य यंत्र नहीं किया, तो वो प्रभाव कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? जी। तो ये फर्क है। और आपने ये सारा जिया है। मैंने जिया है इसको। हाँ, तो आपको तो बहुत ज़्यादा मुझे फर्क ये फर्क महसूस करती हूँ। शायद संगीत ना भी समझता जो भी होगा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि संगीत समझने वाले ही इस चीज़ को समझ रहे हैं, ना समझने वाले भी महसूस करते हैं इस बात को। क्यों प्रभाव नहीं डल रहा है आज उन गीतों का? वजह यही है। संगीत एक साधना है, और इस साधना में हम बोलते हैं कि जब शब्द कम हो जाते हैं तो संगीत बोलता है। तो जब संगीत हम बात करते हैं संगीत की, तो हम इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात करते हैं, इन सब का जुगलबंदी होता है, और ये जुगलबंदी से हमारे शरीर में भी बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। जैसे अगर आप सिंगर हैं तो आपको अपनी सांस को थामना है, अपनी सांस पे पूरा फोकस रहता है, सिंगिंग उसी से होती है। इस बारे में हम थोड़ा सा जानना साधना चाहिए। क्या चीज़ कहते हैं? साधना तपस्वी जी। है ना, तपस्या करना है। तपस्या केवल मैं आंख मीच करके बैठ गई हूँ, वो भी नहीं, वो भी तपस्या है। केवल वही नहीं है, ये भी एक तपस्या है। जैसे आपने कहा ना कि वाद्य यंत्र और गाना, जी। दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। जी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक हैं। अधूरा है कहिए। आप कोई फिल्म देखती हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, फिर भी वो प्रभाव नहीं आ रहा है। जी। जब तक उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल। तो वैसे ही गाने का भी है, गाना ठीक है अपने आप में प्रभाव डालता है, लेकिन उसके साथ वाद्य यंत्र आ गए तो वो पुख्ता कर देता है उस इफेक्ट को। साधना, आप जैसे साधना करते हैं तो ये श्वास की क्रिया होती है हमारी गाने में। गाने के साथ केवल गाना नहीं है, केवल सांस ही ले रहे हैं और गा रहे हैं ऐसा नहीं, उसके साथ आपका मस्तिष्क भी काम कर रहा है जी, आपकी बॉडी काम कर रही है उसमें लय के साथ। तो पूरा शरीर जो है, पूरे शरीर का क्रिएशन है इसमें। तो आप एक तरह से कहिए कि आप अपने शरीर को स्वस्थ कर रही हैं जी। एक तो एकाग्र चित्त हो रही हैं जी। मन को बांध दिया उसने, संगीत ने मन को बांध दिया। आप आंख कैसे बंद कर लेती हैं, क्यों बंद करती हैं? कि आप उसमें डूब गई हैं। डूब गई हैं मतलब सारी चिंताओं से दूर हो गई हैं, मुक्त हो गए हैं। आप संगीत सुनते हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो चाहे वोकल हो, कोई भी संगीत हो, संगीत तो संगीत है। आप जब सुनती हैं तो एकाग्र चित्त हो जाती हैं जी। एकाग्र चित्त होने का मतलब ये है कि आप अपने आप को विमुक्त कर दी सारी चिंताओं से जी। तो जब आप चिंताओं को दूर कर दी हैं तो आपका स्वास्थ्य तो ऐसे ही ठीक हो गया। बिल्कुल। आजकल बहुत सारे जो कलाकार हैं वो इस चीज़ को अपना रहे हैं और इसके थ्रू इमोशनल मेंटल हीलिंग कर रहे हैं। जैसे कि सितार के थ्रू ऋषभ रिखीराम शर्मा जी हैं, वो सितार के थ्रू मेंटल हीलिंग का काम कर रहे हैं। ऐसे ही है डॉक्टर सुचिता जो नाद योग करवाती हैं। पंडित शुभेंदु चैटर्जी जी हैं जो रिदम हीलिंग करवाते हैं। तो
आपने तो आप खुद एक साधक हैं, आपने ये सारी चीज़ें महसूस की हैं, तो आपको क्या लगता है कि संगीत क्या इतना बड़ा प्रभाव डालता है कि किसी इंसान को इमोशनली और मेंटली वो हील कर सकता है? बराबर कर सकता है। देखिए इसको तो साइंस ने मान लिया है ना कि संगीत सुनाने से जो आप कहते हैं ना कि जो शून्य हो गया है जी। मस्तिष्क, उनको संगीत सुनाने के बाद एक हरकत आती है, जी। तो वो क्या है? हम्म। संगीत ही तो है जो इन चीज़ों को जागृत कर रहा है, कहिए बिल्कुल, हमारे चक्रा को जागृत चक्र कर। वो जागृत करे। हम जैसे गाते हैं तो आज आप अनुलोम विलोम ये सब करने का जी, जी, प्राणायाम प्राणायाम कर रहे हैं। यही तो है ना। हम जब संगीत सीखते हैं तो हमारे गुरु कहते थे यहाँ से मत गाइए आप, यहाँ से गाने से कुछ नहीं होगा, आप यहाँ से गाइए, पेट से गाइए। पेट से गाने का मतलब ये है कि आप सांस की क्रिया कर रहे हैं, वहाँ से जी। मंत्र सब तक चले जाइए। जी। तो कहाँ से आवाज़ आ रही है आपकी? यहाँ से आ रही है यहाँ ना। से आ रही है तो तार आपके सब तक चले जाइए, आप यहाँ से आ रही, तो पूरे शरीर का क्रिएशन आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। आप जब गा रहे हैं तो लय में गा रहे हैं तो आपका शरीर झूम रहा है लय से। बिल्कुल। तो ये क्या है? ये हम्म। ये तो हीलिंग है। हीलिंग है, पूरे शरीर की हीलिंग। और संगीत फिर अपने आप में एक दूसरी दुनिया में ले चलता है। तो फिर आप कहिए, आपने संगीत सुन लिया, समझ लिया, देख लिया, कर लिया, तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, कहिए। स्वस्थ हैं। तो मतलब संगीत में बहुत ऊर्जा बहुत है ताकत। और हीलिंग है। अभी साइंस ने ये भी तो किया है ना कि पौधों को भी तो संगीत सुना रहे जी, हैं, जी, उसका जी, फसल जी। देख रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया आ रही है। बिल्कुल। संगीत एक पर्टिकुलर संगीत को वहाँ सुबह से आप लगा दीजिए, तो पौधों का भी ग्रोथ अच्छा हो रहा है, फसलें अच्छी आ रही हैं। जी, तो जी। ये संगीत ही है जो दुनिया में जीने के लिए एक ऊर्जा दे रही ऊर्जा है। देती है, बिल्कुल। अच्छा मैम, मैं आपका तो इतना लंबा सफ़र रहा है, बहुत सारी अड़चनें भी आपको आई होंगी इस सफ़र में। मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, एक जिज्ञासा है मेरे मन में कि अ, आजकल जो गाने जो चलते हैं वो दो अर्थी होते हैं। शब्द ऐसे चुने जाते हैं जिनका कई बार दो अर्थ हो जाता है। और ऐसा ही एक वाकया कैलाश खेर जी ने बताया कि उनके पास एक गाना आया था जिसमें कुछ अपशब्द थे। हालांकि पैसे बहुत अच्छे दिए जा रहे थे, लेकिन कुछ अपशब्द थे जो उन्हें पसंद नहीं थे और उन्होंने बिल्कुल सिरे से नकार दिया कि मैं ये गीत नहीं गाऊंगा। तो आपके जीवन में क्या कभी ऐसा अवसर आया कि आपने भी अपनी मर्यादा और अपनी संस्कृति के लिए बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया कि मैं ये गाना नहीं गाऊंगी? बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया है कि आजकल द्विअर्थी गीत बहुत आ रहे हैं। और वही मैंने कहा ना कि सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए लोग इस तरह से कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जी। किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी, जी। उन्होंने कहा ये गीत गाना है आपको और ब्लैंक चेक दे रहा हूँ मैं आपको, अच्छा। आप इस गीत को गा दीजिए। मैंने कहा कि आप ये चेक उठा लीजिए, प्लीज़ चेक उठाइए और चले जाइए यहाँ से, क्योंकि मैं ऐसे गीत नहीं गा सकती हूँ। और मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि आजीवन में इस पर दृढ़ संकल्प है मेरा कि मैं ऐसे गीत कभी नहीं गाऊँ। मुझे चाहे रूखी रोटी भी ना मिले तो भी मैं ऐसे गीत को प्रोत्साहित कभी नहीं करूँगी जो मेरी संस्कृति के खिलाफ हों, मेरे संस्कार के खिलाफ हों, मेरे समाज के खिलाफ हों। ज़रूर पैसे मिल जाते होंगे लोगों को, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि चंद पैसों के लिए अपनी कला संस्कृति को बर्बाद ना करें। मैम, आपने छत्तीसगढ़ संगीत इंडस्ट्री में बहुत लंबा सफ़र तय किया है और हमारे यूथ दिन ब दिन इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं और चाहते हैं कि हमें कोई एक रोड मैप मिल जाए जिससे हमें इसमें कैसे अपनी कला को निखारना है वो समझ में आए। तो आप आज के यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं
यही कहना चाहूँगी, बहुत उपदेश देने वाली तो बात नहीं होती है, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी चीज़ को साधना चाहते हैं, कोई भी संगीत बुरा नहीं है, संगीत तो संगीत है। जिस विधा को भी लेकर चलना चाह रहे हैं, उस विधा के साथ आप निष्ठा के साथ जुड़ें, कड़ी मेहनत करें, और संगीत मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको निराश करे। आप केवल अपनी लगन को बनाए रखें और धैर्य रखें। वो समय आएगा जब, मैंने पहले एक बात कही थी कि ये ऐसी खुशबू है जिसके लिए आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल, आप तक लोग आएंगे। बिल्कुल। ये आपके आप पिताजी अपनी, ने हाँ, कहा। मेरे पिताजी ने कहा था, आप साधना दिल से करिए, दिल से करिए। जिस चीज़ को भी अपना रहे हो, आत्मसात कर लीजिए उसको। जी, वो आपके लिए है, आप उसके लिए हैं, बस। ये चीज़ें जिस दिन आपने ठान ली, उस दिन कामयाबी कहाँ जाएगी, ये बताइए ना। कामयाबी के पीछे ना भागे। ना भागे, वो आपके पास आएगी, जी। आपके पास आएगी। ज़रूरत नहीं है आपको दौड़ने की, वो आएगी। आप बस अपना काम करिए। आप अपना काम निष्ठा के साथ करते रहिए। मैम, अगर आप हमारे लिए अपने जो प्रिय गीत है उसको गुनगुना सके। एक गीत है जिसमें, मतलब मैं कहूँगी कि एल्बम का जब ज़माना था, तब एक गीत आया था मेरा, तुर मन कैसे लागे राजा जी। महल भीतरी। इस गीत के पीछे भी एक कहानी थी। अच्छा। आपको बता दूं, उसके बाद गाऊंगी जी मैं। जी जी, बिल्कुल। ये गीत जब तैयार मेरे हस्बैंड किए थे, जी। मिस्टर प्रेम चंद्राकर जी, तब इस गीत को मेरी देवरानी हैं, अच्छा। उनसे गवाना चाह रहे थे। चूँकि मैं उस समय मैं अपने पति के टैलेंट को भी नहीं जानती थी, अच्छा। तो वो तो झिझक रहे थे मुझसे गवाने के लिए, मुझसे नहीं गवा रहे थे। वो देवरानी से कहा कि ये गा लीजिए आप। जी। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, और उस ट्यून को मैं ऊपर से सुन रही, मैं नीचे थी, वो ट्यून ऊपर वो लोग रिहर्सल कर रहे थे। जी। जब मैं सुनी और पता चला कि देवरानी नहीं गाने वाली उस गीत को, तो मैंने कहा कि इस गीत को मैं गाऊंगी। अच्छा। और जब गाने गई स्टूडियो, तो हस्बैंड नहीं गए थे साथ में, अच्छा। मैं ट्रैक में गाने चली गई। जब ट्रैक से गा कर आई तो हस्बैंड को वो गीत पसंद नहीं आया। अच्छा। बोले, मैं जिस स्ट्रक्चर में सुनना चाह रहा हूँ उस स्ट्रक्चर में तुम गाई नहीं हो। अच्छा। मैंने कहा कि इस तरह का स्ट्रक्चर का गीत मैं नहीं गाती हूँ जैसा आप चाह रहे हैं। तो बोले, नहीं, फिर ये गीत मुझे तो वैसे ही चाहिए। फिर मैंने कहा कि चलिए फिर से ट्राई करते हैं। फिर दूसरी बार ये गए मेरे साथ। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि देखो, इस गीत को गाने के लिए तो थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए मुझे, और मैं सबके सामने नहीं कर पाऊँगी ऐसा। जी। तो स्टूडियो में मेरे सामने एक पर्दा लगाया गया, अच्छा। और उस पर्दे के पीछे से मैं गाते रही, और वो रिकॉर्ड हुआ और ओके हुआ फिर उसके बाद। वाओ। तो ये कहानी थी इस गीत के पीछे, और उस गीत ने मुझे काफ़ी पॉपुलैरिटी दिलाई जी फिर। जी जी जी, हम सब भी आपको वहीं से जानते हैं। हम जिस एरा के बच्चे हैं, हम वहीं से जानते हैं आपको। चलिए मैं सुनाती जी। हूँ। तुर मन कैसे लागे राजा, तुर मन कैसे लागे राजा महल भीतरी माँ, तुर मन कैसे लागे, तुर मन कैसे लागे राजा महल भीतरी माँ, तुर मन कैसे लागे। ये जो था, इसको मैं नहीं कर पा रही थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे यही यही स्टाइल चाहिए। चाहिए। तो तब ये हाथ पैर हिलाना वहाँ पर थोड़ा सा और लगता था। जी। तो मैंने कहा कि देखो भाई, आप मुझे देखना नहीं, आप मुझे पर्दा लगा दो यहाँ से, तो फिर मैं कर पाऊँगी। तो इस गीत को गाने के लिए भी मुझे तकलीफ़ आई थी बहुत। जी जी। पर चलिए, वो मेहनत रंग लाई। नहीं, बहुत ही अच्छा। मैम, हम आपकी आवाज़ में एक बार दोबारा से राज्य गीत सुनना चाहेंगे। अरे पापरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखारे तोरे पैया, महू पावे परों तोरे
जय हो छत्तीसगढ़ मैया। मैम मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इतनी सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली, इतना सारा ज्ञान। हालांकि ये पॉडकास्ट बहुत छोटा है हमारे लिए, आपके पूरे जीवन के सफ़र को समझने के लिए और आपसे इतना सारा नॉलेज लेने के लिए कोशिश की है कि आपसे थोड़ा बहुत जो हम जान सके हमने प्रश्नों के द्वारा, वो हमने कोशिश की है। चाहेंगे कि एक बार और हम बैठे इस बारे में, और संस्कृति के बारे में, और छत्तीसगढ़ म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में, जो अभी हम नहीं कर पाए हैं, जो छॉलीवुड है वो, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा आपसे डिस्कस करें, क्योंकि आपने तो लोक संगीत भी किया है, छॉलीवुड भी किया है, सारे पैमानों पर आपने काम किया है। तो हम चाहेंगे कि एक पॉडकास्ट हम आपके साथ और कभी करें, जो हमें मौका दोबारा मिले आपके साथ। ज़रूर आप बुलाएंगे, मैं ज़रूर आऊँगी। HLD के सभी दर्शकों से मैं यही अनुरोध करूँगी कि ऐसे चैनल्स को आप ज़रूर प्रमोट करें जो सार्थक बातें करें, आपके जीवन को कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आएँ। चैनल को आप ज़रूर देखिए और होगा तो मैं पुनः आपके पास आऊँगी, और यदि मेरी कोई चीज़ छूट गई हो तो मैं पुनः आपके साथ आऊँगी और आपसे बातें करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। ये थी ममता चंद्राकर जी, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ की शान, और जिन्होंने हमें अपने सुरों से जीवन की गहराइयों को समझाया। हम उनके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, बहुत बहुत आभारी रहेंगे, और हमारे दिल में वो हमेशा बसेंगे। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आप चाहते हैं हम किसी गेस्ट को बुलाएं तो प्लीज़ कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट गेस्ट किसे चाहते हैं। थैंक यू। स्टे अलाइव विथ HLD लाइव्स। थैंक यू।